थोड़ा वेट और करते हैं, हम कुछ स्टूडेंट्स और आ जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और अगर कुछ डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हो। हम्म। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट प्लानिंग के लिए। ठीक है, कि मेन बजट प्लानिंग क्या होता है। देखिए, जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजट प्लानिंग। ठीक है, आज का यही टॉपिक होगा हमारा कि मेनली बजट प्लानिंग होता क्या है, कैसे ये वर्क करती है इंटीग्रेटेड डिजाइनिंग में। ठीक है, इसी के बारे में हम समझेंगे सारी चीजें। अब हम मैं आपसे पूछूं कि बजट प्लानिंग क्या होती है। देखिए, क्लाइंट आपको एक बजट देता है। ठीक है, उस बजट के अंदर ही हमें सारी की सारी डिजाइनिंग करनी होती है। अब उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कुछ हो सकती है। ठीक है, वो अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है उनकी, लेकिन उसमें बजट प्लानिंग उस उन रिक्वायरमेंट्स को उनके बजट के अंदर हम कैसे हर एक चीज फुलफिल करेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बजट प्लानिंग पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें 10 लाख रुपए का एक बजट मिला हुआ है और उसके अंदर हमें मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, फॉल सीलिंग, अब डिपेंड करता है कि कितना एरिया है उनका। 1000 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है, 1300 है, कितना भी एरिया हो सकता है। ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है सबकी। अब उस बजट के अंदर ही हमें सारी की सारी चीजें फुलफिल करनी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी समझकर वो चीजें डिजाइन करनी होती है। अब क्लाइंट को क्या चाहिए, उनको हर एक चीज परफेक्ट क्वालिटी की चाहिए, हाई क्वालिटी का मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर एरिया उनका मान के चलो 1200 1300 स्क्वायर फीट का है और 10 लाख रुपए ही बजट है और उसमें बनवाना भी सब कुछ है उन्हें, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, और यही चीजें हैं जो कि हम बजट प्लानिंग के अंदर हम समझते हैं और जिसको हम डिटेल में आज समझेंगे कि मेनली बजट प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए, बजट प्लानिंग को अब हम यहाँ पर डिटेल में समझें तो ये डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। जो बजट प्लानिंग होती है इसमें डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। मतलब ये नहीं होता कि स्पेंडिंग मनी, कि हम यहाँ पर मनी स्पेंड कर रहे हैं जब भी हम चीजों को यहाँ पर बजट के अंदर बना पाएंगे। ठीक है, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बजट प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बजट प्लानिंग का मतलब होता है उस पैसे को किस तरीके से हम एकदम राइट, मतलब राइट वे में उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हम वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहां पर बजट प्लानिंग। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज आपसे पूछूं यहां पर, मान एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करें यहां पर कि एक क्लाइंट का बजट है 5 लाख रुपए। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे बहुत लग्जरी होम चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? आपको लगेगा कि यार ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये गलत आंसर है। अब आप कहोगे सर एक लग्जरी होम 5 लाख रुपए के अंदर हम कैसे बना सकते हैं क्या? ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, हमें भी पता है। देखो, अगर एक्चुअल में देखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्लाइंट को डायरेक्ट मना नहीं कर सकते कि सर ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके पीछे सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, लग्जरी का मतलब होता है, देखिए मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊं, लग्जरी का मतलब कोई एक्सपेंसिव फर्नीचर नहीं होता, या लग्जरी का मतलब कोई हाई क्वालिटी मटेरियल या एक इंपोर्टेड जो मटेरियल्स होते हैं उनको डिजाइनिंग करना, वो लग्जरी का मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है
प्लानिंग, प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग हो, उसकी लाइटिंग हो वहां पर, और उसका मेटेरियल हो, साथ ही जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी एकदम डिटेल्स में हो, साथ ही फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट हमारी वहां पर है, उसको हम बोलते हैं बजट प्लानिंग। ठीक है, अब हम यहां से अपना प्रॉपर तरीके से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने समझ ली बजट प्लानिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज बजट प्लानिंग। अभी क्या था कि बजट प्लानिंग क्या होता है वो हमने एक एग्जांपल के तौर पर समझा। अब बजट प्लानिंग मेनली होता क्या है। देखिए, बजट प्लानिंग का मतलब होता है जो अवेलेबल बजट हमारे पास होता है, मतलब कि क्लाइंट ने हमें 10 लाख रुपए का बजट दिया है। अब उसी के अंदर हमें जो भी बजट हमें मिला है उसी के अंदर हमें सारी की सारी जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्रिएट करके देनी है क्लाइंट को। मतलब कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस बजट के अंदर हमें वो सारी चीजें डिजाइन कर कर देनी है क्लाइंट को, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बजट प्लानिंग। देखिए, बजट कम या ज्यादा होना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बजट का मतलब गलत जगह स्पेंड करना वो प्रॉब्लम होती है। तो बजट को सही तरीके से स्पेंड करना, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, वो एकदम परफेक्ट बजट प्लानिंग होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक क्लाइंट का बजट है 10 लाख रुपए। अब हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, मान के चलो कि उनको वो कहने की लग्जरी चाहिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, देखिए लग्जरी का मतलब हर एक चीज लग्जरी नहीं होती, महंगी महंगी चीजें नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई बिगनर है, किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा कि ठीक है सर, इटालियन मार्बल हम लाएंगे जिसमें 4 लाख रुपए का खर्चा होगा, फॉल सीलिंग का खर्चा हमारा 2 लाख रुपए हो जाएगा, फर्नीचर का खर्चा हमारा 4 लाख रुपया हो जाएगा। अब आपका सारे का सारा बजट बजट तो खाली 3 आइटम में चला गया। अब आपका किचन भी बनना है, उसमें लाइटिंग भी होनी है, उसमें वार्डरोब भी बननी है आपकी, तो क्या हुआ, आपका वो डिजाइन वहां पर फेल हो गया है। ठीक है, तो ये परफेक्ट प्लानिंग नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये हमारी परफेक्ट प्लानिंग नहीं है। अब दूसरा, हमारे अगर हम इसको दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, हम क्या करेंगे, उसमें जो टाइल्स होंगी वो हम कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्ट करेंगे किचन में, क्योंकि किचन में ज्यादा खर्चा हमारा होता है, तो उसमें 2 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे। वोड्रो जितनी भी लकड़ी का काम होता है उसमें भी काफी पैसा लगता है, तो उसमें लमसम हम 2 लाख रुपए हम खर्च करेंगे। लाइटिंग भी हमारी, जब घर का इंटीरियर होता है तो लाइटिंग ही सबसे मेन होती है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा इंटीरियर कर लें, अगर लाइटिंग परफेक्ट नहीं है तो क्या होगा उससे, वो उतना परफेक्ट, आप कितना भी मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से डिजाइनिंग कर लो, वो उतनी परफेक्ट देखने में नहीं लगेगी। ठीक है, कुछ डेकोरेशन आइटम्स होती हैं, कुछ पेंटिंग वर्क हो गया, उसमें 1 लाख रुपए हमारा लग गया, तो क्या हुआ है, एक तरीके से एक बैलेंस तरीके से हमने घर को डिजाइन करा है उनके बजट के अंदर, जिससे कि क्लाइंट भी हैप्पी होगा, और ये एक प्रोफेशनल डिजाइनर की भी निशानी होती है। ठीक है, देखिए बजट का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब उस बजट को किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किस तरीके से उसको बांट रहे हैं हर एक आइटम के अंदर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाई बजट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बजट प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विदाउट बजट प्लानिंग की। अगर हम बिना बजट के हम चीजों को वहां पर बनाते हैं, क्योंकि हर एक चीज का बजट हमें लेके चलना पड़ता है। ठीक है, हम कोई कोई हम गाड़ी भी परचेज कर रहे हैं तो हमें पता है कि यार ये गाड़ी 10 लाख रुपए की है, मैं इसकी डाउन पेमेंट 3-4 लाख रुपए कर सकता हूँ। ठीक है, अब मतलब मान के चलो मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर सकता हूँ, 6 लाख रुपए मेरे बचे जिसकी मैं ईएमआई वहां पर बनवाऊंगा, और मेरी महीने की इतनी ईएमआई आएगी। तो अगर वो ईएमआई आप पे कर सकते हो, जब तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलोगे ना। अब आपकी इनकम से ज्यादा आपकी वहां पर ईएमआई हो रही है, तो वो गाड़ी लेना मतलब आपके लिए खराब हो गया, बर्बाद हो गया। आप कैसे उसकी ईएमआई भरोगे, ईएमआई तो जब भरोगे उसको चला ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से हर एक चीज में, इसी तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग में भी प्रॉपर तरीके से बजट प्लानिंग करके हमें चलनी पड़ती है। अगर विदाउट बजट प्लानिंग हम लेकर चले तो क्या होता है, कॉस्ट आपकी एक तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके प्रोजेक्ट कोई ना कोई अटकेंगे जरूर, जो कि हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
मान के चलो कि डिजाइनिंग में हमने एक काफी अच्छी एक टीवी कैबिनेट वहां पर डिजाइन करा है, काफी बड़ा टीवी कैबिनेट डिजाइन करा है, लेकिन हमारा बजट जैसे कि टाइल्स किचन वगैरह इन सब में ही हमारा वहां पर काफी वेस्ट हो गया। अब क्या होगा, जिससे कि जो टीवी कैबिनेट है, अब हम वहां पर काफी छोटा एक सिंपल हमें टीवी कैबिनेट बनाना पड़ेगा। अगर लेकिन हम प्रॉपर तरीके से बजट को लेकर चलते तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर कर चलना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ये है पुअर मेंटेनेंस, जिससे कि जो सॉरी पुअर मटेरियल सिलेक्शन, जिससे कि मटेरियल सिलेक्शन करने में भी हम सोच तो रहे थे काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, मान के चलो कि जो वार्डरोब बना रहे हैं उसमें काफी अच्छी सनमाइका हम सोच रहे हैं कि उसमें कम से कम 1000-1200 रुपए वाली क्वालिटी की हम सनमाइका लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अब बजट इतना कम हो चुका है हमारे पास, मतलब जो पैसा बचा है उस और काफी मटेरियल में हमने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया है कि अब मुश्किल से मुश्किल 500-600 रुपए की ही सनमाइका वो लगानी पड़ेगी, जिससे कि वो क्वालिटी वो फिनिशिंग जो चीज हम सोच रहे थे वो नहीं वहां पर आएगी। ठीक है, तो हमारा पुअर मटेरियल सिलेक्शन हो गया, जिससे कि क्लाइंट भी अनहैप्पी रहता है। अगर आप बजट के अकॉर्डिंग सारी चीजों को लेकर चलोगे, क्लाइंट को समझाओगे, तो जिससे कि जो क्लाइंट है वो भी खुश रहेगा, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सारी चीजें आपने समझाई है, तो आपका बजट एकदम परफेक्ट तरीके से चलता चला जाता है वहां पर। इसके बाद क्या होता है कि जब हम प्रॉपर तरीके से बजट प्लानिंग नहीं करते तो फ्रीक्वेंट डिजाइन चेंजेस हमारे होते रहते हैं, मतलब काफी तेजी से चेंजेस होते हैं कि पहले तो खुद डिजाइन करा, अब किसी चीज को बनाने में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है तो दोबारा डिजाइन बनेगा। ठीक है, अब क्लाइंट को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर हो गया अगर नहीं आ रही है पसंद नहीं आया तो दोबारा आप चेंज करोगे। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से बजट को मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर हम एक प्रॉपर बजट प्लानिंग के साथ चलते हैं तो क्या रहता है, सारी चीजें कंट्रोल में रहती है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके वो सारे कंट्रोल में वहां पर रहेंगे, बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी, स्मूथ जो काम होगा एग्जीक्यूशन होगा आपका साइट पर वो आपका होगा, क्लाइंट भी खुश रहेगा, साथ में आपको प्रॉफिट भी काफी अच्छा होगा। देखिए उस अब क्लाइंट ने आपको 10 लाख रुपए का बजट दिया है, अब उस 10 लाख रुपए में से ही तो आपको प्रॉफिट कमाना है ना। अब मान के चलो कि 10 लाख रुपए का आपको बजट मिला है तो कम से कम आप 8 लाख रुपए या 8.5 लाख रुपए का काम करोगे, तो जब भी तो आप 1.5-2 लाख रुपए उसमें बचाओगे ना। उसमें आपकी भी जो इन्वेस्टमेंट उसमें लग रही है, ठीक है, आपकी जो लेबर है, सारी चीजों को निकाल कर जब भी तो आप उसमें एक प्रॉफिट बना पाओगे ना। एक प्रोजेक्ट में आपने कम से कम वहां पर 3 महीने लगाए या 2 महीने लगाए, अब 3 महीने आपने वहां पर इन्वेस्ट करे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में, तो आप वहां पर कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो कमाओगे ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि प्रॉफिट आपको वहीं से निकालना है, लेबर कॉस्ट वगैरह वो तो सारी आपकी उसमें मैनेज हो जाएगी, लेकिन आपका प्रॉफिट तो उस बजट के अंदर ही है ना। तो वो जितना कम खर्चे में आप वो काम कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी आप दे सकते हो, जब भी आप उसमें पैसा बचा पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम एक बजट प्लानिंग के प्रोसेस को हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट का बजट हमें मिलता है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। इसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट को समझा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स है क्या। ठीक है, इसके बाद जो भी इनकी मतलब फर्स्ट चॉइस होती है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, वो हम वहां पर बनाएंगे। इसके बाद जो कॉस्ट है उसको हम एक तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज कर कर चलेंगे। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लेकर चलेंगे, किस चीज में हमें कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना है। इसके बाद जो मटेरियल सिलेक्शन होगा, क्योंकि मटेरियल सिलेक्शन भी जब ही होगा जब आपको पता होगा कि हमारे पास इतना बजट है और इस बजट के अंदर हमें किस रेंज का हमें वहां पर मटेरियल सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो एक्सिक्यूशन होगा, मतलब साइट पर जो काम होगा वो होगा, और उसके बाद फाइनल रिव्यू आपका वहां पर हो जाएगा, मतलब आपका काम कंप्लीट वहां पर हो जाएगा। देखिए काफी मैं आपको दूसरी चीज इसमें बताता हूं, जो बजट प्लानिंग होती है मेनली जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो। ठीक है, अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ज्यादा इन चीजों से मतलब नहीं होगा, लेकिन जब आप एक अपना फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो या अपना बिजनेस एक छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में ही, तो आपको ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, आपको डिजाइनिंग करनी है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आपको जो काम मिला आपने डिजाइनिंग करी, काम आपका खत्म हो गया। लेकिन क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो सारी एक बिजनेस ओरिएंटेड होती है, मतलब कि हम आपको स्टार्टिंग से ही
आप ये अब जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट आपका होगा तो आपको चीजें समझ आएगी कि हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका माइंडसेट वही है कि मुझे खाली जॉब ही करनी है, तो आपको इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है। और इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें आपको फ्रीलांसिंग में काफी अच्छा काम यहाँ पर मिलता है। ठीक है। और काफी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो इसमें भी। और मल्टीपल वे हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे चीज़ों को। अभी तो ये हमारे बेसिक्स चल रहे हैं। अभी प्रॉपर तरीके से जब हम इंटीरियर की हम क्लासेस लेंगे, जब आपको अच्छे से रियल में समझ आएगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर किया जाता है, इंटीरियर डिजाइनिंग में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस किस तरीके से हम यहाँ पर प्रॉफिट पैसा हम यहाँ पर कमा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है, बजट प्लानिंग का। अब बारी आती है क्लाइंट रिक्वायरमेंट की। ठीक है, जिनको हम एनालाइज यहाँ पर करते हैं। देखिए सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है वो होता है लग्जरी। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका कोई एंड नहीं होता। उनको वो क्या करते हैं, देखिए आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या हम गूगल्स वगैरह पर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे अपने घर का अपने रूम का ऐसा इंटीरियर करवाना है, तो खाली इमेज वहां से डाउनलोड करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, और आपको अगर इंटीरियर करवाना है तो आप डिजाइनर को वही दिखाओगे, सर मेरा तो रूम है इसी तरीके से यहाँ पर डिजाइन करो। अब वो उस बजट के अंदर क्या पता कि, देखिए मैंने फिर बता रहा हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग में बजट की कोई लिमिट नहीं होती। किसी भी आप एक 2 BHK फ्लैट को आप 6-7 लाख रुपए में भी उसका इंटीरियर कर सकते हो, 10 में भी कर सकते हो, 50 में भी कर सकते हो, और 1 करोड़ भी कम पड़ सकता है। जैसी क्वालिटी, जैसा मटेरियल, जैसा इंटीरियर आप चाहते हो, वैसी चीजें वहां पर डिजाइन की जा सकती हैं। ठीक है। हम वॉल पेंट करते हैं ज्यादातर घरों में। हम क्या करते हैं कि नॉर्मल पेंट होता है, तो जैसे कि ज्यादातर घरों में एशियन का आ जाता है, टेक्टर इमर्सन। ठीक है, या उससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी आ जाती है। लेकिन अगर आपको बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, जिससे कि अगर आप दीवार पर अगर हाथ भी रफ कर रहे हो ना उस पर, तो आपको एक स्मूथनेस फील हो, आपको लगे कि यार ये वॉल है या मैं किसी एक मतलब एक काफी अच्छी, जैसे होता है ना एक कंबल टाइप होता है, उस पर हम हाथ फेरते काफी स्मूथनेस हमें फील आती है, एक दाना भी हमें नजर नहीं आता। तो वो उस तरह की भी पेंटिंग होती है घर में, उस तरह का पेंट वर्क होता है, लेकिन उसके लिए उस वॉल पर बहुत से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टर होता है, प्लास्टर करने के बाद उस पर वॉल पनिंग होती है। ठीक है, वॉल पनिंग भी कम से कम 2 कोट वहां पर की जाती है। उसके बाद प्रोसेस जो होता है हमारा, वहां पर आपका पुट्टी वगैरह होती है, और पुट्टी भी वो नॉर्मल पुट्टी नहीं होती, वो बहुत अलग एक्सपेंसिव थोड़ी सी पुट्टी होती है। इसके बाद वहां पर प्राइमर्स होते हैं, चोक मिट्टी का काम होता है, तो उसके बाद जाके, और वो जो पेंट होता है वो भी जैसे रॉयल साइन या लग्जरी में काफ़ी चीज़ें उनसे भी ऊपर काफ़ी पेंट आते हैं, उस तरह की पेंट की क्वालिटी जब निकल कर वहां पर आती है, जब आपको स्मूथनेस मिलती है। लेकिन अगर नॉर्मल पेंट, अगर आपका 2 BHK का फ्लैट है, आपका मान के चलो कि 1000 स्क्वायर फीट का है, अगर उसमें 50-60 हजार रुपए लग रहे हैं, तो उसमें उस तरह की क्वालिटी के लिए आपको कम से कम वहां पर 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं उस पेंटिंग वर्क में, अपने घर पर पेंट वर्क करवाने के लिए। तो इस तरीके से बजट की कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद लग्जरी जैसे हो गया, इसके बाद मतलब कि जो आपको क्वेश्चन ये किससे पूछना है, क्लाइंट से पूछना है कि आप अपने घर का जो इंटीरियर करवा रहे हो वो क्यों करवा रहे हो। मेनली कि अगर आप खुद का है तो वो लग्जरी चाहिए आपको। काफी लोग ऐसे होते हैं कि आप उनकी काफी प्रॉपर्टी होती है तो उसको रेंटल पर्पज से भी लेते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी रेंट पर देनी है, क्योंकि अपना घर होगा तो उसमें इंटीरियर अलग तरीके से होगा, रेंटल प्रॉपर्टी होगी तो उसमें इंटीरियर अलग तरीके से होता है। ठीक है। या सेल्फ यूज के लिए है आपका, या इन्वेस्टमेंट पर्पस। काफी लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने फ्लैट परचेज करा, उसका काफी अच्छा इंटीरियर करवाया और उसको आगे सेल आउट भी करते हैं। मेट्रो सिटी में ऐसे ही चलता है जहां पर हम रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर गुड़गांव हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पर जितनी भी जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, M3M, गोदरेज है, ठीक है, तो ऐसी जो बड़ी कंपनी है यहाँ पर, हीरो के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काफी चलते हैं। ठीक है। और इनमें क्या होता है कि लोग ना यहाँ पर जो फ्लैट परचेज करते हैं वो रो फ्लैट परचेज करते हैं, जिसमें कि खाली टाइलिंग वर्क और प्लास्टर वगैरह हो गया, उसके बाद उसका प्रॉपर, उससे क्या होता है उनको प्रॉपर्टी बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर मिलती है, और लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं और उसका इंटीरियर करवाते हैं। इसलिए मेट्रो सिटी में, हमारे इधर आप दिल्ली जैसे शहर में देखोगे तो यहाँ पर इसी तरीके के बहुत प्रोजेक्ट चलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इंटीरियर जो फर्म है वो बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमाती है, और जॉब में भी
जो फ्रेशर्स होते हैं उनको भी कम से कम 20-25 हज़ार रुपए की स्टार्टिंग सैलरी उनकी इजीली लग जाती है ऐसी फर्म में, जो एक इंटर्नशिप के तौर पर वहां पर उनकी लगती है। ठीक है, तो वो एक रो फ्लैट लेते हैं और उसका प्रॉपर इंटीरियर करवाते हैं, काफी अच्छा इंटीरियर करवाते हैं। ऐसा हम भी वहां पर काफी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं, वो मतलब नॉर्मल इंटीरियर नहीं होता, काफी अच्छा होता है, क्योंकि वहां के जो फ्लैट है कम से कम 4-5 करोड़ के तो फ्लैट ही फ्लैट है, तो उसका प्रॉपर इंटीरियर वो करवाते हैं, लग्जरी इंटीरियर करवाते हैं। और उस फ्लैट को, अगर उन्होंने उस फ्लैट को 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो वो आराम से उसका प्रॉपर इंटीरियर करवाने के बाद उसको आगे जब सेल आउट करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 5-6 महीने में उस पर 50 से 60 लाख रुपए का वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इस तरीके से भी लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, खाली एक फ्लैट का इंटीरियर करवा के। क्योंकि जो फील आती है, जो एक लग्जरी फील आती है जब उस फ्लैट का, उस घर का जब इंटीरियर होता है, जब भी वो फील आती है। और जब कोई क्लाइंट वहां पर उसको परचेज करने आता है, तो उस इंटीरियर को देख के खुश हो जाता है, जिससे कि वो वहां पर क्या करता है, आराम से काफी अच्छा पैसा उनको दे भी देता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम होता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, या काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ये फ्लैट हम अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, वो रहेंगे, उनके लिए इंटीरियर होना है। ठीक है, इसके बाद या फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हो उन चीजों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर होती है। या आगे रीसेल में आपको इसको सेल करना है ना, कि आपने करवाया, आगे रीसेल में इसको सेल कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए मेन चीज, अगर इसको एक जो प्रोफेशनल डिजाइनर होता है वो हर एक चीज पूछता है सबसे पहले। ठीक है, कि लग्जरी बनाना है, क्यों बनाना है, ठीक है, या जो किचन है खाली उसी को इन्वेस्ट, मतलब उसी में काफी पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है किसी भी घर में। आप देखोगे, अगर कोई आपसे डिजाइनिंग भी करवा रहा है ना, तो अपने पूरे घर का इंटीरियर ना करवाए, लेकिन वो किचन का एक मॉड्यूलर किचन, उसका प्रॉपर डिजाइन जरूर करवाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो किचन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है पैसा। किचन महंगे से महंगे बनते हैं और उनकी डिजाइनिंग के चार्जेस भी अलग होते हैं। काफी कंपनी फर्म ऐसी हैं जो कि जो डिजाइनिंग करते हैं वो खाली किचन की ही डिजाइनिंग करते हैं और किचन ही बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग करते हैं और साइट पर वो उसको क्लाइंट को बनाकर भी देते हैं। वो उसके एक स्पेशलिस्ट होते हैं किचन के, जो कि उस किचन को बनाने बनाने के 2-3 लाख रुपए से लेके, अब डिपेंड करता है क्लाइंट का बजट, उनकी रिक्वायरमेंट कैसा उनको किचन चाहिए, 10-15 लाख रुपए तक खाली किचन पे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी लोग हैं यहाँ पर, मतलब आपको मिलेंगे मार्केट में। इसके बाद अब हम समझते हैं नीड और यहाँ पर वांट को। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट है। नीड जैसे क्या होती है, क्या क्या नीड होती है। सबसे पहले किचन हो गया, वार्डरोब हो गया, मतलब कि जो घर पे लोग इंटीरियर करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया आपका, जितनी भी लाइटिंग वगैरह होगी, प्लम्बिंग वर्क होता है। ठीक है, इसके बाद स्टोरेज हो गया। ये मेन हमारी नीड होती है। आपको ये चीज, आपको जब इंटीरियर आप करोगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो वहां पर होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद जो वांट है, मतलब उनको क्या चाहिए। ठीक है, मतलब कि नीड हमें पता चल गई, लेकिन नीड के बाद उनको क्या चाहिए मेनली, उनको एक अच्छी एक मार्बल फिनिशिंग चाहिए। ठीक है, एक मतलब वो इटालियन मार्बल लगाए या टाइल्स ही लगाएं या कुछ पत्थर स्टोन वगैरह लगा रहे हैं, और एक्सपेंसिव लाइट वहां पर उनको लगानी है, डिजाइनर डेकोर वहां पर करवाना है। साथ ही एक इंपोर्टेड फर्नीचर भी उनको चाहिए। ये उनकी मतलब वो चाहते हैं। अब वो उस बजट के अंदर होगा या नहीं होगा, वो तो जब डिपेंड करता है उनके बजट के अंदर और उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर, कि वो चीजें बन पाएंगी नहीं, और एक लग्जरी लुक उनको वहां पर चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो नीड है वो तो बननी है, लेकिन वांट में हमें चीजें क्लियर करके चलनी पड़ती है कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब वो जो इटालियन मार्बल सोच रहे हैं, अब बजट ही कम है, तो इटालियन मार्बल कैसे लगेगा, क्योंकि इटालियन मार्बल, अगर जो बेसिक हम इटालियन मार्बल भी मार्केट में लेने जाते हैं 300 से 350 रुपए स्क्वायर फीट से, तो उसकी स्टार्टिंग होती है। जो सबसे अगर इटालियन मार्बल की बात करें तो सबसे चीप क्वालिटी का होता है, सबसे लो क्वालिटी का होता है। और नॉर्मल जो मार्बल होता है, आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, वो आपको 40-50-55 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इटालियन जो मार्बल होता है सबसे लो क्वालिटी का, सबसे चीप, वो 300-350 रुपए स्क्वायर फीट से तो उसकी स्टार्टिंग ही होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है बजट का। ठीक है, यहाँ पर जो बजट है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, अब एक्सपेंसिव लाइट है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की भी ले लोगे, तो आपको नॉर्मल
लाइट से आपको वो 200 300 500 रुपये पड़ जाती है, लेकिन कुछ इंपोर्टेड लाइट्स होती हैं काफ़ी, या फर्नीचर आप ले रहे हो तो वो बहुत ही उससे 3 से 4 10 गुना महंगा पड़ता है। ठीक है, तो काम दोनों का सेम है, बस वो लग्जरी में आ जाती है, लेकिन लगने के बाद काम दोनों का सेम ही होगा। तो इस तरीके से क्लाइंट को वहाँ पर समझाया जाता है चीज़ों को कि उनके बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है और किस रेंज की हो सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बजट डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, बजट डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉपर बजट हम लेकर चलते हैं, ठीक है, तो किस किस तरीके से उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम वहां पर बांटते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसकी। जैसे कि जो सिविल वर्क होता है, जब भी आप इंटीरियर करोगे कम से कम 10% आपको सिविल वर्क में लेके चलना पड़ेगा। कैसे? ज्यादातर इंटीरियर में क्या होता है कि जब आपने कुछ कोई फ्लैट या आपका घर है कि वॉल वहां पर बनी हुई है, अब उस वॉल को इंटीरियर की उसकी रिक्वायरमेंट ही यही है, जो क्लाइंट चाह रहा है कि उसमें वॉल हमें वो हटानी पड़ेगी, तो वॉल तोड़ेंगे, वहां पर कुछ चीज और बनानी पड़ेगी। किचन ऐसा होता है कि किचन में स्लैब डली हुई है पहले से, ठीक है, तो उस स्लैब का क्या है कि लेकिन वो हमारे किचन डिजाइन के अकॉर्डिंग वो स्लैब परफेक्ट वहां पर नहीं है, या उसकी जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट नहीं है, तो उसको हमें हटाना पड़ सकता है। तो मतलब जो चेंजेस होते हैं सिविल वर्क के, वो हम ये भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम 10% लेकर चलते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसमें हमारा जो इन्वेस्ट होता है 8% होता है। प्लम्बिंग वर्क में भी 7% हमारा इन्वेस्ट होता है। इसके बाद फ्लोरिंग की बात करें, ठीक है, उसमें 12% हम वहाँ पर खर्च करते हैं। ज़्यादातर फ्लैट्स में आपको फ्लोरिंग मिलती है, और ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि जो लोग बिल्कुल रो फ्लैट ले लेते हैं जिसमें टाइल्स भी नहीं लगती, ठीक है, वहां पर 12% हो गया। सीलिंग जो हम फॉल सीलिंग करवाते हैं उसमें 10% जाता है। अब सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है, देखिए, किचन में 18% होगा। इसके बाद जो वार्डरोब है उसमें 15% होगा, क्योंकि अगर 2 3 रूम भी हैं तो उसमें वार्डरोब बनेगी, ठीक है। और अगर फर्नीचर की बात करें तो उसमें भी हमारा 10% जाता है। और कुछ डेकोरेशन आइटम, जैसे कि वॉल पर कुछ डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है, कुछ लोअर पैनल्स की डिजाइनिंग है, कुछ कुछ भी हम डिजाइन कर सकते हैं पर वॉल पेपर्स के थ्रू या पेंटिंग के थ्रू, ठीक है, उसमें 5%। और कुछ बैकअप प्लान के लिए भी हमें एक्स्ट्रा 5% लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि जब हम इंटीरियर करते हैं तो ऑन साइड भी काफी चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी, और जिसमें कि पैसा हमारे बजट से एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसके लिए भी 5% हमें अलग से लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रॉपर बजट लेकर चलते हैं, किन चीज़ों पर क्या बजट हमें लेकर चलना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ है, वो इसी टेबल के है। देखिए, हम काम करते हैं तो हम इसी तरीके से, अगर उनका 10 लाख रुपए का बजट है, ठीक है, 10 लाख रुपए का बजट है, तो उस बजट को इस ही के अकॉर्डिंग हम वहां पर मैनेज करते हैं। अब जैसे कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम इंटीरियर करते हैं कि फ्लोरिंग भी वहां पर हो रखी है, जैसे कि ये फ्लोरिंग है, ये भी वहां पर हो रखी है, ठीक है, और साथ में सिविल वर्क का कोई काम नहीं है वहां पर, ठीक है, फ्लोरिंग भी हो रखी है, सिविल वर्क का काम कुछ नहीं है। साथ में जो सीलिंग है, फॉल सीलिंग भी पहले से हो रखी है। अब ये 3 चीजें हमारी माइनस होगी यहाँ पर, जिसमें कि 10%, 12% और 10%, ठीक है। तो लमसम आपका कितना हो गया? 10 20 30 32% हमारे पास अब पैसा और बच गया है। अब उस पैसे को अब हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के समझकर उनसे दोबारा डिस्कस करके कि सर, अब ये जो बजट है इसमें से आपका ये पैसा यहाँ पर निकल गया, इतना पैसा 32%, 10 लाख रुपए में से आपका 32% यहाँ पर हमारा बच गया। तो अब इस पैसे को आप किस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सी फर्स्ट चॉइस है जिसमें आप इन्वेस्ट ज्यादा करना चाह रहे हो, आपकी जो और लग्जरी दिखे, तो उस पैसे को हम उन चीजों में वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वहां पर बांट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बजट को मैनेज कर कर चलना पड़ता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी आपको वहां पर करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेयर टू स्पेंड मोर, ठीक है। अब जो क्लाइंट होता है वो सबसे ज्यादा कहां पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, मतलब किन चीजों पर करता है और कहां पर हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां पर हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सबसे पहले वाटर प्रूफिंग होती है, जैसे कि बाथरूम और किचन हो गया, वहां पे हमें प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करके चलनी पड़ती है, क्योंकि बाथरूम से कोई भी लीकेज, कोई फ्लैट हम परचेज करते हैं तो बिल्डर क्या करता है, उसमें छोटी मोटी चीजें वाटर प्रूफिंग मोटा मोटी कर देता है, लेकिन जब डीपली वाटर प्रूफिंग, क्योंकि अगर आपके बाथरूम से जो सीलन स्टार्ट हुई, ठीक है, वो आपके पूरे घर में एंटर कर जाती है, फ्लोर के थ्रू, वॉल्स के थ्रू, और वो आप कितना भी प्रीमियम इंटीरियर करवा लो, सबका बुरा हाल हो जाता है। लकड़ी का काम भी होता है, ठीक है,
हर जगह तो आप वाटर प्रूफिंग और फायर रेजिस्टेंस तो बोर्ड नहीं, काफ़ी जगह आपके वैसे भी बोर्ड लगते हैं जो डैम्पनेस के थ्रू क्या होते हैं, वो गलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो वाटर प्रूफिंग जैसे कि किचन में हो गया आपका, जहाँ पर भी पानी का काम है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये भी इंटीरियर का ही पार्ट होता है। ठीक है तो ये सिविल के, लेकिन इंटीरियर में भी हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है। इसके बाद जो प्लम्बिंग वर्क है ज़्यादातर, जैसे कि टैप्स वगैरह हो गया या कुछ WC सीट हो गया, उनके भी चेंजेस हमें करनी पड़ती है बाथरूम में। उनके लिए हो गया इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जो हो गई, क्योंकि नॉर्मल जो लाइटिंग होती है जो आपको घर पे या फ्लैट में मिलती है वो एक नॉर्मल लाइंस होती हैं, लेकिन जब प्रॉपर इंटीरियर होता है घर का तो उसकी लाइन दोबारा से अलग हमें वहाँ पर डलवानी पड़ती है, क्योंकि लाइटिंग बहुत हो जाती है। अगर सीलिंग की बात करें तो एक ही रूम में कम से कम जो आपकी सीलिंग लाइट होती है वो कम से कम एक आपका 12 बाई 15 का भी कमरा है ना, तो उसमें से सीलिंग लाइट वहीं पर 10-12 लग जाती है। कुछ आपकी वॉल्स की भी लाइट होती हैं, कुछ आपकी टीवी कैबिनेट्स के पीछे की भी लाइट होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपकी वो लाइटिंग वहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स भी हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। ठीक है, प्लाईवुड पे हमें कभी मतलब जो कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लाईवुड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मेन लुक उसी से ही आता है। ठीक है, इसके बाद जो हार्डवेयर है उन पर हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हार्डवेयर में जैसे कि क्या हो जाता है, जैसे कि हम वार्डरोब बना रहे हैं, ठीक है, जो हैंगिंग होगी, जो वार्डरोब लगेगी, ठीक है, जो उसके पल्ले होते हैं, वो जो हार्डवेयर जो चीज़ें होती हैं उन पर जब लगेगी तो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, वरना वो 1-1.5 साल में क्या होते हैं, हमारे पल्ले जो होते हैं वो सारे लटकने लगते हैं, जो डोर्स होते हैं उनके। ठीक है, तो उन चीज़ों पर हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। ठीक है, और साथ ही किचन एसेसरीज की, ठीक है, हम सस्ती क्वालिटी का किचन तो सोच लेते हैं कि एक क्या होता है, जब आप क्लाइंट को कोटेशन देते हो कि एक क्लाइंट का जो किचन है वो 8 बाई 10 का है, ठीक है, या छोटा ले लो, आपने वहाँ पर उनको कोटेशन दी है वहाँ पर कम से कम 2.5 लाख रुपए की। अब उन्होंने किसी दूसरे डिजाइनर ने दी है, वहाँ पर कंपनी ने दी है उनको खाली 1.5 लाख रुपए की। अब वो सोचता है कि 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का फर्क है। लेकिन वो ये चीजें जो फर्क है ना, वो आपको क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि सर वो 1.5 लाख रुपए में क्या दे रहा है और मैं 2.5 लाख रुपए में क्या दे रहा हूँ, इसके बीच का डिफरेंस आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, हम काम करते हैं, हमारे पास भी ऐसे ही क्लाइंट आते हैं, जब हम उनको प्रॉपर कोटेशन देते हैं कि उनके फ्लैट की हमने कोटेशन 12 लाख रुपए में दी, अब वो किसी ने उनको 8 लाख रुपए में दे दी, किसी ने 10 लाख रुपए में दे दी, हमसे महंगी भी दी है। अब क्लाइंट हमें डायरेक्ट यही बोलता है, यार आपने तो 12 लाख रुपए में दी है, मुझे तो 8 लाख रुपए की कोटेशन मिली है। तो हम उनको एक ही आंसर करते हैं कि सर वो 8 लाख रुपए में क्या दे रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या मटेरियल दे रहे हैं, आप उनकी लिस्ट उनसे मंगवा लो, और मैं क्या क्वालिटी दे रहा हूँ मैं उसकी लिस्ट आपको तुरंत मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, जो सस्ती क्वालिटी का देते हैं वो लिस्ट भी नहीं दे पाते, वो क्या लगाएंगे, ठीक है, किस क्वालिटी का लगाएंगे, किस रेट का लगाएंगे। तो वहां पर क्लाइंट को समझ आता है कि हाँ यार ये 12 लाख रुपए ले रहा है मेरे से, ठीक है, 4 लाख रुपए ज्यादा ले रहा है, तो क्या दे रहा है उसमें, कुछ वैल्यू ऐड करके दे रहा है, अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो वहां पर क्लाइंट आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है किसी ने कम दिए तो कम वाले के साथ ही जाएगा, वो जाता जब है, क्योंकि जब आप उसको समझा नहीं पाते, वो वैल्यू नहीं समझा पाते कि 4 लाख की एक्स्ट्रा जो वैल्यू आप दे रहे हो उसका आपको क्या बेनिफिट होगा। आज आपको बेनिफिट नहीं पता चलेगा, लेकिन 2-3 साल बाद, 10 साल 15 साल तक आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसमें 4 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट एक्स्ट्रा करे हैं, तो मेरा 25 साल हो गए इंटीरियर करवाए हुए, आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो वो वैल्यू आपको वहां पर समझानी पड़ेगी। ठीक है, और लाइटिंग लेआउट जो होती है आपकी, उसमें हमें वहां पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको कहां पर पैसा सेव करना है। ठीक है, अभी तो हमने समझा कि कहां पर स्पेंड करना है, और मेन अब कहां पर हमें सेव करना है पैसा। देखिए, जो स्मार्ट सेविंग्स होती है, जैसे कि वॉलपेपर्स होते हैं, देखिए आज के टाइम पे वॉलपेपर्स के जमाने चले गए हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजों पे ही हम वॉलपेपर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो पहले के तरीके से हम नहीं करते कि पूरी की पूरी वॉल पर हमने वहां पर वॉलपेपर वहां पर लगा दिया, ये ओल्ड फैशन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नहीं करते, वॉलपेपर्स का यूज होता है लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए हम वहां पर यूज करते हैं। जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो समझेंगे कहां पर हम कौन सी चीजों का आज के टाइम पे यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दो डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं। पहले के टाइम पे क्या होती थी कि ज्यादातर रंग बिरंगी लाइट्स, हम अलग अलग तरह की कलर्स की लाइट लगा देते, आज के टाइम पे ऐसा नहीं लगते, बस दो ही लाइट का सबसे ज्यादा यूज होता है, एक वॉर्म लाइट और आपकी जो कूल लाइट होती है। वॉर्म लाइट, कूल लाइट, इनके बारे में भी हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से।
ठीक है, उनकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वॉर्म लाइट की एक परफेक्ट इंटेंसिटी जो आपके इंटीरियर के साथ मैच कर सके वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कूल लाइट का यूज करना है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि वो कितनी रोशनी वो देगी, जिससे कि जो इंटीरियर है, क्योंकि ज्यादा रोशनी रूम में होगी तो आपका इंटीरियर वो उतना ही आपका अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें मैच करनी पड़ती है अपनी डिजाइनिंग के साथ कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। कम लाइट भी हमारा इंटीरियर अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा लाइट में भी इंटीरियर अच्छा नहीं लगेगा। तो उस जो हमने इंटीरियर हम कर रहे हैं उसके साथ मैच करने के लिए हमें वो लाइट्स का भी एक कॉम्बिनेशन, उसका कोऑर्डिनेशन हमें बनाना पड़ता है। जो हम लाइटिंग के बारे में जब हम समझेंगे, जब हम डिजाइनिंग करेंगे, तो ये चीज़ें हम साथ के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो लग्जरी हैंडल्स हैं, देखिए जो हैंडल्स होते हैं हम सोचते हैं कि बहुत ही लग्जरी तरह के लें, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल क्वालिटी के भी जो हैंडल्स होते हैं, जैसे कि वार्डरोब वगैरह किचन में हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर नॉर्मल क्वालिटी के भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेंटर टेबल है उस पर भी हम काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद जो लूज फर्नीचर्स होते हैं वहाँ पर भी, ठीक है, अलग अलग तरह के हम फर्नीचर यूज़ करते हैं कि कहीं पर कुछ तरह का फर्नीचर हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो डेकोर्स आइटम होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर वॉल पर आप डिजाइनिंग करोगे। देखिए पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, आपने देखा भी होगा कि हमारा रूम है, जो बेड के पीछे की वॉल है उसका क्या होता था कि उस पर हम अलग कलर करते थे, सामने वाली वॉल पर अलग कलर होता था, लेफ्ट वाली वॉल पर आपका अलग कलर होता था, राइट वाली वॉल पर आपका अलग कलर होता था। और ये काफी ट्रेंड चला, लोग रंग बिरंगे कलर करवाते थे, वहां पर सतरंगी बना देते थे अपने रूम को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि खाली जो बेड के पीछे की वॉल है, खाली वो ही हम वहां पर एक अलग कलर करते थे, और जो पूरे की पूरी वॉल है उस पर मतलब एक सेम कलर रखते थे। मतलब खाली बेड के पीछे की जो, मतलब एक वॉल पर हम अलग कलर रखते थे और 3 वॉल्स पर हम एक सेम कलर रखते थे, ठीक है। जो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक वॉल है उस पर एक कलर होता था, लेकिन जो तीनों वॉल्स पर होता था अलग से, वो उसी कलर के साथ मैच वाला कलर करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया कि पूरे रूम में एक ही कलर होगा, लेकिन कोई एक वॉल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हम रूम में एंट्री कर रहे हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो बेड के पीछे की हो या जो हमारे डायरेक्ट रूम में एंटर करते हैं हमारे हमारे सामने दिखे एकदम से वॉल, उस वॉल को हम खाली डिजाइन करते हैं, ठीक है, उस पर कोई अलग कलर नहीं करते, ठीक है। अब इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कुछ टाइम बाद ये भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कुछ और ट्रेंड आएगा नया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंड चेंज होते रहते हैं डिजाइनिंग में, और ये चीजें आपको टाइम के साथ समझनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं वहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं। देखिए जो हिडन क्वालिटी में उसमें इन्वेस्ट आपको करना है। क्या होता है कि मान के चलो कि हम प्लम्बिंग का कुछ काम कर रहे हैं, अब अ, जो हार्डवेयर जो चीजें होती है प्लम्बिंग की, जो हिडन क्वालिटी जो वॉल्स के अंदर फिट होंगी, वो हमें काफी अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बाथरूम में जब हम काम कर रहे हैं, वहां पर जो अंदर जो वॉल्स के अंदर फिट हो गया, वहां पर ब्रिक का काम हो गया, उसके बाद प्लास्टर हो गया, उसके बाद टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी की हमने वहां पर लगाई है, अगर वो चीज खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करना बहुत महंगा पड़ता है। वॉल कटिंग होगी, टाइल्स वगैरह आपकी टूटेगी, तो उसमें इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है बाद में, मतलब मेंटेनेंस में। और जो बाहर की चीजें होती हैं वो क्या है, आप अभी अगर आपका बजट कम है तो थोड़ी सी लो, आप नॉर्मल क्वालिटी का लगवा लो और बाद में आप अपना बजट वहां पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। जो विजिबल फैशन होते हैं ना, आप उसे टाइम के साथ चेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन जो हिडन चीजें होती हैं उसको आप, क्योंकि वो आज भी ऐसी हैं, क्योंकि उसका फंक्शन सेम है, ठीक है। अब गाड़ी का क्या होता है, एक गाड़ी आपको मिल रही है, अब मारुति है, मारुति एक ही इंजन कम से कम 4 गाड़ी में सेम रखती है। बाहर से क्या कर रही है, बस उसकी बॉडी तो चेंज कर रही है ना, बस आप उसकी बॉडी को देखकर वहां पर खुश हो जा रहे हो, अच्छा यार इतना अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा डिजाइन है, ये बहुत अच्छा डिजाइन है, ठीक है, तो वो डिफरेंस आता है। तो आप जो, लेकिन इंजन सेम है, तो इसी तरीके से जो हिडन मेटल्स होते हैं, जैसे कि वायरिंग होगी, हमारी प्लम्बिंग का सामान हो गया, जैसे कि डोर्स वगैरह जो हैंगिंग आइटम होते हैं, हार्डवेयर के आइटम्स होते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड जो टाइल्स हमारी होती हैं, या सीलिंग के लिए जो फॉल सीलिंग हम करते हैं, ठीक है, तो हमें वो अच्छी क्वालिटी करनी है। लेकिन जो चीजें फैशन से रिलेटेड है, जैसे कि हैंडल्स हो गए, कुछ और मेटल हमारे हो जाते हैं, उनको आप टाइम के साथ अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है।
देखिए, अगर हम बात करें कि क्लाइंट बोलता है कि यार नहीं, मुझे मेरा बजट कम है लेकिन मुझे लग्जरी चाहिए उस लो बजट में, तो क्या कर सकते हैं? जो स्मार्ट ट्रिक होती है, देखिए, सबसे पहले वार्म लाइट, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि वार्म और कूल लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस अपने इंटीरियर के साथ मैच करना, उसका कोऑर्डिनेशन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ज्यादातर लार्ज मिरर हम वहां पर यूज करते हैं, जैसे कि रूम में है, अगर हम एक रूम को डिजाइन कर रहे हैं तो क्या होगा उसमें स्मार्ट ट्रिक, वार्म लाइट रखेंगे, लार्ज मिरर वहां पर लगाएंगे, फुल हाइट कर्टेन्स हम रखेंगे। मान के चलो कि विंडो आपकी 4x6 की है, लेकिन जो कर्टेन है आपका पूरे का पूरा आप ऊपर से लेके नीचे तक रखो कम से कम 8 फीट का, जिससे क्या होगा, वो एक रूम का जो लुक है वो प्रीमियम निकल कर आता है। अगर आप उसको जितनी विंडो है उतना ही रखोगे, नीचे से 4 फीट ऊपर है विंडो, उतना ही आप वहां पर कर्टेन लगाओगे, तो उससे क्या होगा, वो लुक उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो लॉन्ग हाइट का, फुल हाइट के आपको कर्टेन्स वहां पर लगाने हैं। इसके बाद मिनिमम, मतलब बहुत ही ज्यादा कलर्स का आपको यूज नहीं करना है। आप ज्यादातर होटल्स या लग्जरी प्रॉपर्टी आप देखोगे तो वहां पर ज्यादातर आपको वाइट, जो मतलब एक वो प्रॉपर वाइट नहीं होता, जैसे क्रीम होता है, अलग अलग तरह के कलर्स के बारे में भी हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक लाइट कलर्स का हम ज्यादा यूज करते हैं, जिनको हम वाइट कलर ही बोलते हैं मेनली। ठीक है, इसके बाद जो फ्लोटिंग फर्नीचर होता है, और इसके बाद जो कंसल्ड स्टोरेज होते हैं, मतलब कि कहीं कहीं पर स्टोरेज हम वहां पर बना देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पर हमें वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, वो एक परफेक्ट लुक वहां पर निकल कर आता है। ठीक है, इसके बाद जो यूनिफॉर्म फ्लोरिंग, मतलब कि थोड़ी सी जो फ्लोरिंग है वहां पर, जैसे कि वुडन फ्लोरिंग का हमने वहां पर यूज कर लिया। ठीक है, या कुछ ऐसा होता है कि अब आज के टाइम पे क्या होता है, जैसे कि लिविंग रूम है, लिविंग रूम में क्या होगा, चारों तरफ आपकी जो फ्लोरिंग है वो अलग अलग पार्ट में वहां पर डिवाइड हो ही रहती है। जो हमारा सीटिंग एरिया होगा, जहां पर हम सोफा वगैरह रखेंगे, वहां पर उस एरिया में खाली जो फ्लोरिंग होगी कुछ अलग कलर की होगी, लेकिन वो मैच करती हुई जाएगी। और जो उसके आउटर होगी वहां पर हम कुछ और कलर की हम फ्लोरिंग करते हैं, जिससे कि वो एक प्रीमियम लुक और थोड़ा सा लार्ज एरिया उससे देखने को मिलता है। अगर सेम फ्लोरिंग रखोगे तो वो एरिया आपको छोटा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको आप कॉम्बिनेशन के साथ डिवाइड कर देते हो तो वही एरिया आपको बड़ा लगने लगता है। ठीक है, जैसे कि किसी रूम में आप डार्क कलर करते हो तो रूम आपको छोटा लगता है, और लाइट कलर का यूज करते हो तो वो रूम आपको थोड़ा बड़ा लगता है देखने में, और लाइटिंग भी आपकी वार्म लाइट हो। ठीक है, तो उससे और भी अच्छा लुक वहां पर निकल कर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहां पर अपने लग्जरी लुक, मान के चलो कि अब अगर हमें बजट कम करना होता है, अब देखिए, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे तो बहुत महंगा पत्थर लगाना है, मार्बल लगाना है, तो बजट अब उनका उतना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम 250-300 रुपए का जो मार्बल है, जो पत्थर है, उसको ना लगा के हम 80-90 रुपए स्क्वायर फीट की टाइल ले सकते हैं, जो उस पत्थर से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी, उससे अच्छी फिनिशिंग की होगी। ठीक है, विट्रीफाइड टाइल्स होगी, जिसपे स्क्रैचलेस होगी, हर एक चीज होगी, तो हम वो टाइल्स वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हमारा बजट क्या हुआ है, बहुत ही वहां पर बच गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहां पर कर सकते हैं। इसके बाद जो हैंडललेस वार्डरोब होती है उनका हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो एरिया और भी ज्यादा बड़ा दिखता है और थोड़ा सा लग्जरी दिखता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें कॉस्ट और वैल्यू की। देखिए, जो एक्सपेंसिव का जो वैल्यू होती है, मान के चलो कि कॉस्ट और वैल्यू की, अब आपको एक क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे एक इंपोर्टेड टैप लगानी है, मतलब एक बाथरूम में जो टूटी होती है, टैप होती है, वो मुझे लगानी है। ठीक है, वो है इंपोर्टेड आपकी 35,000 की, लेकिन जो इंडिया में मिल रही है, जो प्रीमियम टैप, अगर हिंदवेयर की या रोका की, किसी की भी हम ले लेते हैं, तो आपको कम से कम वो टैप आपको 8,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, अब आप किसको दिखाने के लिए ये चीजें करते हो, आप अपने गेस्ट को दिखाने के लिए करते हो ना, फैमिली मेंबर में इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अपने घर में रह रहे हो, कर रहे हो, तो आपके फैमिली मेंबर समझते कि वो महंगी चीज थी, हम नहीं लगा सकते, लेकिन आपको दिखानी किसको होती है चीजें, आपको गेस्ट को ही तो दिखानी होती है, जो आपके गेस्ट आएंगे घर पर, कि वो देख के कहेंगे वाओ क्या घर बनाया, क्या इंटीरियर करवाया। ठीक है, अब गेस्ट को क्या पता चल रहा है कि इंपोर्टेड है या ये जो इंडियन है, अब पता भी चल रहा है, लेकिन आपने इंडियन में भी लिए तो प्रीमियम क्वालिटी ली है ना। ठीक है, आज एक टैप 8,000 रुपए की है, तो वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आ जाती है, हर कोई नहीं इसमें, मतलब इस तरीके के इतना इन्वेस्ट कर सकता है। तो मतलब कि
गेस्ट को ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ आएगा, उसको वो भी प्रीमियम ही लगेगी, इंपोर्टेड ही लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, यहाँ से हमारा पैसा बचा है, जिससे कि कॉस्ट और वैल्यू हमें समझ आती है, किसकी कितनी कॉस्ट है और उसकी वैल्यू क्या निकल कर आनी है। तो उन कॉस्ट और वैल्यू को भी हमें समझना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, उस पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जो हम कॉस्ट, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो क्लाइंट है वो किन चीजों से इंप्रेस होता है। ठीक है, जब आप घर में एंट्री करते हो तो एंट्री करने के बाद ही आपको एक लग्जरी लुक आपका जो निकल कर आता है, जो आपको बोलता है कि यार वाओ क्या इंटीरियर है घर का। ठीक है, इसके बाद जो लाइटिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो इंप्रेस करती है हर किसी को। ठीक है, जब आप किसी होटल या किसी लग्जरी प्रॉपर्टी में आप जाते हो, किसी विला में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको क्या दिखता है, वो लुक कहाँ से निकल कर आता है, क्योंकि सीलिंग पर जो लाइटें लगी रहती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंंट होती है, तो वो चीजें इंप्रेस करती है। इसके बाद जो टीवी वॉल होती है, क्योंकि आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे हम टीवी वगैरह सिंपल वॉल पर लगा देते थे, या एक अलग से एक टीवी पैनल बनाते थे वहां पर लगाते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो जहां पर भी हम टीवी प्लेस करते हैं, तो वो क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से एक बड़ा टीवी कैबिनेट हम वहां पर डिजाइन करते हैं, तो नीचे फ्लोरिंग से लेके और कम से कम 7 फीट हाइट तक वो जाता है, और विड्थ में भी काफी बड़ा होता है, जिसमें कि स्टोरेज से रिलेटेड हो, डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, वहीं पर सारी की सारी चीजें हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को वहां पर करते हैं। इसके बाद किचन हो गया। ठीक है, जो किचन पे हम वहां पर इन्वेस्ट करते हैं सबसे ज्यादा, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, और जो वार्डरोब फिनिशेस होती है वहां पर हम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद तो बाथरूम हो गया। आज के टाइम पे बाथरूम में भी बहुत सा पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए भी हमें अलग से वहां पर एक बजट बनाकर चलना पड़ता है। ठीक है, और सीलिंग हो गई। अब सीलिंग भी अलग अलग होती है, जैसे कि जिप्सम फॉल सीलिंग हो जाती है, पीओपी फॉल सीलिंग हो जाती है। तो इस टाइप की सीलिंग में भी, क्योंकि जो जिप्सम होगी वो आपको थोड़ी सी कम बजट में आपकी हो जाती है और जल्दी हो जाती है। ठीक है, और उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, लेकिन जो पीओपी सीलिंग होती है उसकी, उसमें ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर बनाई जाती है, और उसमें आप मल्टीपल डिजाइन वहां पर क्रिएट कर सकते हो, कस्टम डिजाइन आप वहां पर बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है, उसको उसको किस तरीके से मैनेज करके हम चलते हैं वहां पर। ठीक है, देखिए, अगर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है, जो अगर बिजनेस स्किल के तौर पर समझे, तो अब अब क्लाइंट आपको बोलता है कि यार मैं, जो मेरा घर है ना, वो मुझे जैसे कि 50-60 लाख रुपए का घर होता है ना, तो वैसा मुझे वो डिजाइन करवाना है। ठीक है, लेकिन उनका बजट कितना है, 12 लाख रुपए। क्या हो सकता है ऐसा? ठीक है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको क्या बोलना है कि सर हो जाएगा। कैसे हो सकता है? जो एक प्रोफेशनल तरीके से हम उनको जो आंसर कर सकते हैं। देखिए, लग्जरी जो फीलिंग होती है वो किस तरीके से आती है, वो इंपोर्टेड मटेरियल से या इंपोर्टेड फिनिशिंग से या कुछ अलग से हम जो कस्टम चीजें जो होती हैं उनको डिजाइन करके नहीं आती है। ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीके से हम जब हम काम करते हैं वहां पर, वो उसमें क्या होता है, देखिए वो प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग को मैनेज करके हमें चलना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होता कि लग्जरी का मतलब खाली यही होता है कि जो स्टार्टिंग से मैं आपको कह रहा हूँ कि इंपोर्टेड चीजें हम वहां पर लगा रहे हैं, हाई क्वालिटी का मटेरियल हम वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लग्जरी का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीजों को हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, इस तरीके से डिजाइन करते हैं, खाली उस एक डिजाइन से आपको पूरे के पूरे अपने घर पर एक लग्जरी फीलिंग वहां पर देखने को मिलती है। अब आप ये इमेज मैंने यहां पर लगाई है। ठीक है, अब इस इमेज को देखकर आपको क्या लग्जरी लग रहा है? जो देखिए मैंने आपको अभी पीछे टॉपिक में हम बात कर रहे थे, देखिए कर्टेन देखो आप यहाँ पर फुल हाइट के, इससे क्या हो रहा है, एक प्रीमियम लुक आ रहा है। अब देखो विंडो हमारी छोटी है, लेकिन कर्टेन हमारा बहुत बड़ा है। पीछे जो वॉल पेंटिंग है, साथ में जो हमने पार्टीशन के लिए, ये हमारा लिविंग एरिया है और ये हमारा डाइनिंग एरिया है। ठीक है, इसको हमने खाली इस वुडन से यहाँ पर ये डिजाइनिंग से इसको दो अलग पार्ट में सेपरेट कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया है।
ठीक है। तो वो एक लुक क्रिएट हो रहा है। अब जैसे मैंने टाइलिंग की मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये तो मैट यहाँ पर बिछी हुई है, तो टाइलिंग भी आजकल कुछ इसी तरीके से होती है जिससे कि वो एरिया काफी बड़ा लगता है, प्रीमियम लगता है देखने में, ठीक है। तो इन चीजों से आपके घर का एक जो कम बजट के अंदर भी आप वहां पर लग्जरी चीजें वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। अब मेन पॉइंट जो कि सबसे बजट प्लानिंग के जो रूल्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे जब आप डिजाइनिंग करते हो, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हो, किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है बजट को इमोशन से नहीं, आपको नंबर से मैनेज करो हमेशा, ठीक है। मतलब कि जो बजट है आपका उसको कभी भी इमोशन से नहीं करना, नंबर से मैनेज आपको करके चलना है। जो हिडन क्वालिटी होती है वो उसमें मतलब कि उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो हिडन मेटल्स होते हैं जैसे कि वायरिंग हो गई हमारी, ठीक है, प्लम्बिंग के जो अंदर वॉल्स के अंदर चीजें फिट की जाती हैं, ठीक है, इनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाहर जो रिलेटेड होती है फैशन से रिलेटेड, उनसे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए, हर रुपए का एक पर्पस होना चाहिए। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक पर्पस होना चाहिए कि आप इसे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, आपकी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट है या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और नीड और वांट को आपको हमेशा अलग अलग करके चलना पड़ेगा कि नीड क्या है क्लाइंट की और क्या वो चाह रहे हैं। सबसे पहले हम नीड को फुलफिल करते हैं उस बजट के अंदर, क्या चाह रहे हैं वो बाद में डिसाइड होता है, ठीक है। क्या नीड है, किचन नीड होती है, स्टोरेज नीड होती है, जो लाइटिंग है वो नीड होती है, ठीक है, और कुछ कुछ मेन चीजें आपकी नीड होती है। लेकिन जो वोंट है उसको हम बाद में लेकर चलते कि अब आपकी नीड फुलफिल हो चुकी है, अब हमारे पास इतना बजट बचा है, अब आपकी उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है उनको हम मैनेज करते हैं वहां पर, ठीक है। 10 से 15% आपको क्या है, आपको हमेशा एक, जो मैंने एक्स्ट्रा बोला था, एक्स्ट्रा के तौर पर आपको वो पैसा अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइनिंग में क्या होता है, बार बार कुछ ना कुछ एट ए मतलब साइट पर भी काफी चीजें हमें वहां पर चेंज करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा बजट वहां पर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो बजट होता है क्लाइंट को लाइफ स्टाइल के हिसाब से अलॉट करो, मतलब कि उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही वो बजट हमें लेकर चलना है वहां पर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है जो प्रीमियम फील होती है वो प्लानिंग से आती है, ठीक है। जो एक्सपेंसिव मटेरियल्स है उनसे नहीं आती। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितनी भी प्रीमियम प्लानिंग होती है, प्लानिंग किस तरीके से आप कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप कितना भी एक्सपेंसिव मटेरियल आप वहां पर लगा लो वो परफेक्ट नहीं लगेगा अगर आपकी प्लानिंग ही परफेक्ट नहीं है वहां पर, ठीक है। इसके बाद जो कोटेशन होती है वो मतलब जो हिडन कॉस्ट होती है आपकी, उसको हमेशा आपको पहले से आपको उनको लिखकर उनको मैनेज कर कर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो हिडन कॉस्ट होती है वो लास्ट में काफी बड़ा अमाउंट बन जाती है। हिडन कॉस्ट जो होती है, अगर आप साइट पर ही जो लेबर को अगर खाना वगैरह चाय पानी हर एक चीज आप उनको दे रहे हो, या कुछ और भी एक्सपेंस मतलब कुछ उनको दे रहे हो चीजें, तो वो लास्ट टाइम पर आते आते ना वो बहुत मोटा खर्चा आ जाता है। पता चलता है कि 50-60 हजार रुपए तो आपके इसी चीज में खर्च हो गए। अब जो ये पैसा कहाँ से जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है, जो अगर आपका 10 लाख रुपए का वहां पर क्लाइंट का बजट था, आप उसमें 1.5-2 लाख रुपए बचाने वाले, तो अब उसी में से वो पैसा निकलेगा, क्योंकि क्लाइंट को तो हमें पूरा काम करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को भी जो हिडन कॉस्ट है हमेशा उनको भी मैनेज करके हमें चलना पड़ेगा। इसके बाद जो फ्यूचर मेंटेनेंस है उसकी भी कॉस्ट आपको बजट में ही देनी पड़ती है। देखिए, एक चीज और होती है, आप किसी भी घर का इंटीरियर जब आप करते हो, ठीक है, विद मटेरियल जब आप काम करते हो, तो उसमें आपको 1 साल 1.5 साल उनकी मेंटेनेंस का खर्चा आपको झेलना पड़ता है। ये प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। जब आप काम करते हो किसी भी क्लाइंट का, क्योंकि आप विद मटेरियल काम ले रहे हो, तो उसका मेंटेनेंस का भी 1 साल 2 साल किस तरीके का क्लाइंट है वो उसके उनके हमारी कन्वर्सेशन के बाद प्रॉपर एग्रीमेंट उनके साथ होता है कि कुछ भी 1 साल तक कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस इंटीरियर में, कोई सनमाइका हट जाए, कोई लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाए, जो कंपनी की लाइटिंग है वो तो है, चलो वो तो आप उनको चेंज करवा लोगे, लेकिन जो मटेरियल आपने लगाया है, ठीक है, जो लकड़ी का काम आपने करा है, जो कैबिनेट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। तो इसलिए आपको सारी चीजें सोच समझ कर वहां पर करनी पड़ती है। इसके बाद जो सब चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, जो भी चीजें हैं, अगर
10 लाख रुपए के अंदर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, मतलब उनके बजट के अंदर जो वो चाह रहे हैं वो बन पा रहा है, तो उनको क्लियर बोलो कि सर बन जाएगा। ठीक है, फेक प्रोमिस आपको कभी नहीं करने हैं कि नहीं सर बना देंगे, लग्जरी बना देंगे। अब वो लास्ट में नहीं बन पा रहा है तो वो क्लाइंट के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या तो आप काम छोड़ के बीच में भागोगे, क्लाइंट आपको भगा देगा वहां से। ठीक है, तो इसलिए हर एक चीज को मैनेज करके आपको चलना पड़ता है, और इसी को हम बजट प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, किस तरीके से बजट को मैनेज करके चलना पड़ता है। जब हम रियल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जब हम इनको और डिटेल में समझेंगे, जब हमारे पास रियल चीजें होंगी। अभी ये थियोरटिकल है, ये बस मेन चीजें, ये इन लेक्चर्स का यही मोटिव है कि आप चीजें पहले समझ सको कि बजट प्लानिंग क्या होता है। जैसे स्पेस प्लानिंग को हमने समझा, तो इन चीजों को आप मेनली समझ सको कि होती क्या है चीजें। ठीक है, उसी तरीके से। अगर कोई डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं क्लास क्लोज करता हूँ। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।